राहुल लेखा के बारे में आयशा से बात करने के लिए उसके घर पहुंचा था, लेकिन आयशा घर पर ही नहीं थी। तभी ब्रेन मैन ने उससे कुछ बताना चाहा, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर वो शांत हो गया। राहुल ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? आयशा के बारे में कुछ बता रहे थे ना? ब्रेन मैन ने बात बदल कर कहा, राहुल, आयशा आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अपने अंदर इस बात को दबा कर रख रही है। राहुल ने गंभीरता से कहा, मैं जानता हूं, पर इस वक्त लेखा को ढूंढना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। मुझे जाना होगा। इतना बोलकर राहुल वहां से निकल गया। जैसे ही राहुल आयशा के घर से निकला, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी और ब्रेन मैन की बातें सुन रहा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। राहुल को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो वो वहां से निकल गया। लेकिन ये राहुल का वहम नहीं था, सच में कोई था जो उसका पीछा करते हुए आयशा के घर तक पहुंचा था, और वो कोई और नहीं, करण था। जब राहुल कैफे में लेखा के बारे में पता करने गया था, उस वक्त करण भी वहां मौजूद था। उसने राहुल और मैनेजर के बीच की सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद से करण राहुल का पीछा करते हुए उस पर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ लेखा के गायब हो जाने की खबर से अनजान लेखा की मां अपनी जमीन के नीचे की दुनिया में बैठकर चांद के उन दो पत्थरों को सामने रखकर कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। जैसे ही उसने वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, उससे चांद की तरह एक सफेद रोशनी निकली और अचानक से लेखा की मां एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर बहुत से लोगों की लाइन लगी हुई थी। उस जगह में एक किनारे आग के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी, जिस पर गरम तेल खौल रहा था। तभी उसके कानों में एक भारी सी आवाज सुनाई पड़ी, आइए चंद्रवंशी महारानी, नरकदूत की विरासत में आपका स्वागत है। जैसे ही लेखा की मां ने मुड़कर देखा तो नरकदूत काले कपड़े पहने हुए अपने बड़े से सिंहासन पर बैठा हुआ था। ये नरकदूत की गुफा थी, जहां पर लेखा की मां उन पत्थरों की शक्तियों का इस्तेमाल करके पहुंच गई थी। लेखा की मां अच्छे से जानती थी कि उन पत्थरों की शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से और कब करना है। उसने नरकदूत के सामने जाकर कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। नरकदूत ने तुरंत कहा, जी जरूर बताइए। लेखा की मां ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे चांद का वो पत्थर चाहिए। नरकदूत ने गहरी आवाज में पूछा, आज ऐसे अचानक से आपको उस पत्थर की क्या जरूरत आन पड़ी? उसके इतना कहते ही लेखा की मां ने नरकदूत को सारी बात बता दी। ये सुनते ही नरकदूत ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब मेरा आभास बिल्कुल सही था। वो शक्तियां किसी और की नहीं बल्कि मास्टर की ही है, जो इस पूरी दुनिया में राज करना चाहती है। मास्टर का नाम सुनते ही लेखा की मां हैरान रह गई। उसने तुरंत पूछा, लेकिन मास्टर तो मर चुका है ना? नरकदूत थोड़ा रुक कर बोला, हाँ, वो मर चुका है, पर उसकी शक्तियां आज भी अमर ही हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि उनका अंत इतनी आसानी से नहीं हो सकता। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। इतना बोलकर नरकदूत ने अपनी शक्तियों से चांद के पत्थर को प्रकट किया और उसे लेखा की मां की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपकी अमानत। आप इसे कैसे नष्ट करेंगी ये तो मैं नहीं जानता, पर वो शक्तियां किसी के अंदर भी हो सकती हैं, और वो आपको इन पत्थरों को नष्ट करने से जरूर रोकेंगी, इसलिए थोड़ा संभल कर। लेखा की मां ने नरकदूत के हाथ से उस पत्थर को लेकर कहा, अगर ये मेरा अंतिम युद्ध हुआ तो यही सही, पर मैं इन पत्थरों को गलत हाथों में कभी नहीं पड़ने दूंगी। पर उन शक्तियों का कोई तो अंत होगा। नरकदूत ने उसकी तरफ देखकर कहा, अंत तो है, लेकिन हर बात बताने का एक सही वक्त होता है, पर अभी वो वक्त नहीं है। अब आपको यहां से जाना होगा, मुझे अपना काम करना है। लेखा की मां ने धीमे से कहा, इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। ये बोलकर लेखा की मां उन पत्थरों की शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो गई। उसी वक्त राहुल के घर की डोरबेल बजी। राहुल की मां को लगा शायद राहुल आया होगा। उसने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने बाहर देखा तो वह हैरान रह गई कि उसके सामने आयशा, मैग्नेट मैन और राहिल के साथ खड़ी हुई थी। राहुल की मां
कुछ बोल पाती इससे पहले वो तीनों उसे धक्का देते हुए घर में घुस गए। राहुल की माँ ने राहिल से चिल्लाकर कहा, क्या हरकत है ये? और आयशा, तुम्हें क्या हो गया? तुम राहुल की बात क्यों नहीं सुन रही हो? आयशा ने गुस्से से राहुल की माँ की तरफ देखकर कहा, अब राहुल मेरा कुछ भी नहीं लगता और ना मुझे अब इस दुनिया से कोई मतलब है। मुझे बस इस दुनिया पे राज करना है। राहुल की माँ से इतना बोलकर उसने मैग्नेट मैन और राहिल से कहा, पूरा घर छान मारो, कहीं ना कहीं वो पत्थर होगा। मैग्नेट मैन और राहिल एक एक कमरे में घुसकर उस पत्थर को ढूंढने लगे। राहुल की माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आयशा ने उसका हाथ कस के पकड़कर उसे जमीन में गिरा दिया। जमीन में गिरते ही माँ के मुंह से आह की चीख निकली। उसने आयशा से कहा, आखिर तुम कितनी बदल गई हो आयशा? आयशा ने चिल्लाकर कहा, हाँ बदल गई हूं तो क्या कर लेगी तू? आयशा के इस बर्ताव से राहुल की माँ बहुत हैरान थी। उससे इतना बोलकर आयशा राहुल के कमरे में उस पत्थर को ढूंढने के लिए चली गई। राहुल की माँ भी तुरंत उठकर उसके पीछे गई तो उसने देखा आयशा उस कमरे का पूरा सामान इधर उधर फेंक कर उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। राहुल की माँ ने उससे कहा, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे राहुल को बुलाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो अपना फोन लेने कमरे से बाहर निकली। उसने बाहर आकर टेबल से अपना फोन उठाया ही था कि आयशा पीछे से आकर उसके हाथ से फोन छीनने लगी। आयशा ने उससे फोन छुड़ाते हुए कहा, देखो आंटी, मुझे चुपचाप अपना काम कर लेने दो, नहीं तो मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। राहुल की माँ ने चिल्लाकर कहा, क्या गलत करोगी, करो ना। उसकी माँ ने इतना कहा ही था कि आयशा ने उसके हाथ से फोन छीनकर उसे एक जोरदार धक्का दिया जिससे उसकी माँ कांच की टेबल में गिरी। धक्का इतना जोरदार था कि वो कांच की पूरी टेबल टूट गई और उसके कांच इधर उधर बिखर गए। आयशा ने तुरंत नीचे झुककर उसकी माँ को उठाना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा राहुल की माँ के नीचे से खून की धार बह रही थी। आयशा ने तुरंत राहुल की माँ को उठाकर देखा तो कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा राहुल की माँ की पीठ में धंस चुका था। आयशा को इस बात का दुख हुआ। उसने धीमे से राहुल की माँ से कहा, सॉरी, मुझे माफ कर देना। राहुल की माँ कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। तभी कांच की आवाज सुनकर मैग्नेट मैन और राहिल कमरों से बाहर निकल कर आए तो देखा कि राहुल की माँ फर्श पर पड़ी हुई थी और आयशा सोफे पर एकदम शांत बैठी हुई थी। राहिल ने सोचा आयशा का मन न बदल जाए, इसलिए उसने तुरंत कहा, आयशा, तुम अपने एम पर फोकस करो, ये जो हुआ उसे भूल जाओ, इससे तुम्हारे लक्ष्य में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आयशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। क्या हुआ, पत्थर मिला? मैग्नेट मैन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हमने हर एक जगह अच्छे से ढूंढ लिया, पत्थर कहीं भी नहीं है। आयशा ने कुछ सोचकर कहा, पत्थर आखिर जा कहाँ सकता है? एक काम करो, चलो मेरे पास जो पत्थर है उसकी शक्तियों से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बाकी के पत्थर कहाँ पर है। वहां से वो तीनों अपने घर जाने के लिए निकल गए। उनके निकलते ही राहुल अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अगर राहुल 5 मिनट पहले आता तो शायद वो आयशा को उसके घर में देख लेता। राहुल अपनी बाइक खड़ी करके दौड़ता हुआ घर के अंदर आया तो उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। उसे ये देखते ही लेखा के कमरे का नजारा याद आया, क्योंकि उसका रूम भी ऐसा ही बिखरा हुआ था। राहुल इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सोफे के पास उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी। वो तुरंत भाग कर गया और अपनी माँ के पास बैठकर बोला, माँ, माँ क्या हो तुम्हें? उठो ना माँ। उसने देखा कि माँ के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसने तुरंत अपनी माँ के हाथ की नब्ज चेक की तो वो चलना बंद हो चुकी थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने चिल्लाकर कहा, माँ। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। आज सुबह ही लेखा गायब और अब मेरी माँ। उसने अपने आंसू पोंछकर खुद से कहा, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना माँ, मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। राहुल की आंखों में अब गुस्सा और जुनून नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर अभी उसे उसके माँ के कातिल के बारे में पता चल जाता तो वो तुरंत उसे मौत के घाट उतार देता। कहते हैं ना, अपने जो होते हैं वही पीठ में खंजर घोंपते हैं।
जैसा आयशा ने राहुल के साथ राहिल की बातों में आकर किया था, शायद वो एक बार राहुल की बात सुन लेती तो उसके हाथ से आज ये गुनाह ना हुआ होता। करण ये सारा नजारा राहुल के घर की खिड़की से देख रहा था। उसे राहुल की मां के लिए दुख तो था, पर वो भी हैरान था कि राहुल के साथ ये सब कौन कर सकता है। राहुल ने खुद की मां के सामने कसम खाते हुए कहा, जब तक मैं अपनी मां के कातिल का पता नहीं लगा लेता, तब तक मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। वो सोच रहा था कि नरक दूत ही है जो इन सब बातों में मेरी मदद कर सकता है। एक बार उससे मिलने की कोशिश करता हूं। उसने अपनी मां के शरीर को उठाकर सोफे पर लिटाया और घर में ताला लगाकर अपनी बाइक से फिर कहीं निकल गया। करण भी उसके पीछे गया। वो अपनी बाइक में जाते हुए नायडू को ब्लूटूथ पे बता रहा था, सर न जाने किसने राहुल की मां का मर्डर कर दिया। आयशा के ठिकाने का भी पता चल चुका है। मैं अभी राहुल के पीछे जा रहा हूँ। वो गुस्से में अपने घर से निकला है। नायडू ने तुरंत कहा, तुम उस पर नजर रखे रहना, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके? ओके सर, बोलकर करण नायडू से डिस्कनेक्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान घने काले अंधेरे से भरे कमरे में खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेखा। किसी तरह से उसने अपने मुंह पर लगे टेप को निकाल लिया था। वो जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी, कोई है? यहां से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहां पर। लेकिन किसी ने लेखा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। लेखा इस वक्त भी राहुल के बारे में सोच रही थी। उसे लग रहा था अभी ही तो उसकी जिंदगी में खुशियां आई थी। कुछ ही दिनों में उसकी राहुल के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक से ये सब क्या हो गया? ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके मन में आ रहा था कि काश हर बार की तरह इस बार भी राहुल मुझे बचाने यहाँ आ जाता। इतना सोचकर ही उसने जोर जोर से राहुल राहुल चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका नाम लेते हुए लेखा जोर जोर से बिलख कर रोने लगी थी। उसने रोते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लेकिन वहां पर लेखा की बातें सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। उसी वक्त आयशा अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि माया को होश आ चुका था। वो कमरे से निकलकर बाहर चेयर पर ही बैठी हुई थी। उसे देखते ही आयशा ने मुस्कुराकर कहा, हमारी टीम में तुम्हारा वेलकम है। माया ने गहरी सांस लेकर कहा, शुक्रिया मुझे उस नरक से बाहर निकालने के लिए। अब तो बता दो, मुझे जेल से निकालने का तुम्हारा क्या मकसद था? आयशा ने धीमे से कहा, थोड़ा सा सब्र रखो, वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद आयशा अपने कमरे में गई और जाकर अपने पास रखे चांद के टुकड़े को लेकर बाहर आई। अपने कमरे की चौखट के पास खड़ा हुआ ब्रेन मैन ये सब कुछ देख रहा था। वो अब चाहकर भी आयशा से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि आयशा को समझाने का अब कोई मतलब नहीं है। आयशा ने उस पत्थर को लाकर टेबल पर रखा ही था कि तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जैसे ही आयशा ने दरवाजे की तरफ देखा तो लेखा की मां वहां पर खड़ी हुई थी। उसे देखते ही आयशा ने हैरानी से कहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? आयशा नहीं जानती थी कि सारे पत्थर लेखा की मां के पास है। वो कुछ और बोल पाती इससे पहले लेखा की मां ने घर के अंदर आते हुए कहा, आयशा, मैं तुमसे वो पत्थर लेने आई हूं। क्या लेखा की मां आयशा से पत्थर हासिल कर पाएगी? क्या राहुल को उसकी मां के कातिल के बारे में पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए नरक 2।